हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज का ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर 2022 के 6 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जहां से फर्स्ट फेज़ में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिले हैं किसी न किसी शिफ्ट में। और ये 6 टॉपिक आने वाले ग्रुप डी के सेकेंड और थर्ड फेज़ के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब आपको देखिए, राष्ट्रमंडल खेल यदि आप किसी भी चैनल पर प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन रख रहा है, तो कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैंने इस वीडियो में कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन रखे हैं वो 2022 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लगभग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक खिलाड़ी का नाम और साथ में आप उनको पहचान सकते हैं और कौन सा उन्होंने मेडल जीता, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के क्वेश्चन कम दिखाई दिए, लेकिन हो सकता है सेकंड शिफ्ट में यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। राष्ट्रमंडल पूछ चुका है, रिवीजन हो सकता है वहाँ, ठीक है, रिपीट हो सकता है राष्ट्रमंडल से। अब 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है 2022 का। और इनसे कम नहीं तो 15 से या 18 क्वेश्चन यहाँ से इनके नाम से बनते हैं। इनका जन्म, इनका जिला, इनकी सीट किस विधानसभा से, किस लोकसभा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके, ठीक है। तो इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये, कम क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, ठीक है। इसके बाद विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप से मात्र 10 से 8 क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और मुख्यमंत्री व राज्यपाल। मुख्यमंत्री राज्यपाल में आपको देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं ये। अब राज्यपाल पूछ सकता है। और नियुक्तियों से आपने देखा होगा कि वित्त आयोग पूछ रहा है, वो बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इस प्रकार की नियुक्तियां बार बार रिपीट तो होंगी नहीं कि दोबारा आपको फिर से वित्त आयोग पूछ ले, लेकिन आप टॉप 100 ये नियुक्तियों का वीडियो देख के जाइए, अगस्त अपडेट है, ठीक है। और साथ में मुख्यमंत्री राज्यपाल। अब 25 अगस्त की शिफ्ट की बात करें और 24 अगस्त की, तो वहाँ पर दोस्तों बजट से क्वेश्चन बने हैं कि बजट 2022-23 में कितने वंदे मातरम एक्सप्रेस को चालू करने के लिए मतलब बताया गया था, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ से केंद्रीय बजट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इन 6 टॉपिक को अच्छे से एक बार रिवीजन करके जरूर जाना एग्जाम से पहले। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रमंडल, इसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रपति, एथलेटिक्स, नियुक्तियां, राज्यपाल और केंद्रीय बजट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए। तो देखिए, 22वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बंकिंघम, ठीक है, ऑप्शन सी में राइट आंसर है, बंकिंघम शहर में हुआ है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। देखिए, ये नीला जो ब्लॉक है इसको देखिए ध्यान से। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य याद रखिएगा, इसका आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है, गेम्स फॉर एवरीवन। बात करते हैं दोस्तों 22वें राष्ट्रमंडल खेल के शुभांकर की, ठीक है। तो शुभांकर रहा इसका पेरी द बुल, क्या रहा, पेरी द बुल। और पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक बने, ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब की हम बात कर रहे हैं। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों ही भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। तो देखिए, 22वां राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बंकिंघम में आयोजित किया गया। आदर्श वाक्य रहा गेम्स फॉर एवरीवन, शुभांकर पेरी द बुल, ठीक है। देखिए, बात शुभांकर की है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और डिटेल देख लेते हैं। शुभांकर क्या है, पेरी द बुल। पेरी को ग्रेटर मैनचेस्टर के बोल्टन की 10 वर्ष की एमा लू ने डिज़ाइन किया था। आप स्क्रीन में देख सकते हैं।
और साथ ही साथ याद रखिएगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक हुआ, जिसमें 72 देशों के लगभग 5000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा दोस्तों पदक तालिका में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 यानी कि 178 मेडल जीते, जिसमें 67 गोल्ड, सिल्वर है 57 और ब्रॉन्ज मेडल रहे यानी कि कांस्य पदक रहे 54। दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड 176 176 टोटल मेडल के साथ, जिसमें गोल्ड मेडल हैं 57, सिल्वर हैं 66 और ब्रॉन्ज मेडल है 53। कनाडा तीसरे स्थान पर रहा 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, टोटल है 92 इसके टोटल मेडल कनाडा की। भारत की बात करें तो चौथे स्थान पर है 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ 61 कुल 61 मेडल भारत ने जीते। और पाँचवीं पर रहा न्यूजीलैंड 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, टोटल 49 रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत में यानी कि भारत ने कुल कितने पदक जीते? अभी हमने यहाँ पर डिटेल पूरी कवर की है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। राइट आंसर है 61। ठीक है, कुल 61 टोटल। देखिए चौथे स्थान पर रहा भारत पदक तालिका में, जिसमें गोल्ड हैं 22 भारत के पास यानी कि स्वर्ण पदक, और 16 सिल्वर मेडल यानी कि रजत, और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक 23, तो टोटल हो गए 61। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए जब हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया था वहाँ मैंने आपको बताया था, तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए और बी, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ठीक है, ये रहे उद्घाटन समारोह में। यदि पूछ ले आपसे एग्जाम में कि समापन समारोह में कौन रहे, तो अचंता शरत कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और निकहत जरीन जो कि मुक्केबाज हैं, ये दोनों ही समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा महिला T20 क्रिकेट को। किसे? महिला T20 क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार ये ऐसी प्रतियोगिता है जिसको यहाँ पर शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, अब तक हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किए, लेकिन डिटेल के द्वारा यहाँ पर आपके 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इतिहास रचा है, और उन खिलाड़ियों की जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल हो सकेगी उसे भी हम यहाँ पर ज़रूर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने? ठीक है, देखिए भारत के पहले एथलीट, बात कर रहा है पदक जीतने की, ना कि मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि स्वर्ण पदक, केवल पदक की बात कर रहे हैं। तो सही आंसर इसका संकेत सरगर। ठीक है, स्क्रीन में आप इनको देख सकते हैं, ये एक वेट लिफ्टर है यानी कि भारोत्तोलक, और इन्होंने पहला पदक जीता भारत के लिए। डिटेल जान लेते हैं। भारत के संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बनकर इतिहास रचा। उन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 248 किलोग्राम के वजन को उठाकर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। ध्यान रखिएगा, क्या जीता इन्होंने? सिल्वर मेडल। संकेत महाराष्ट्र के सांगली में अपने पिता की पान की दुकान और खाने की दुकान में मदद करते हैं। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय के ये इतिहास के छात्र हैं। आगे बढ़ेंगे। किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? देखिए उन्होंने यानी कि संकेत जी ने रजत पदक जीता था, जो कि पहला था इस प्रतियोगिता में, भारत का पहला पदक था। लेकिन यहाँ कह रहा है किसने पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलक सैकहोम, इनका पूरा नाम है सैकहोम मीराबाई चानू ने बंकिंघम में महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का पहला
स्वर्ण पदक जीता। चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कुल 201 किलोग्राम का वजन उठाया। महिलाओं के 55 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में विद्या रानी सोरोखुम्बम ने भी रजत पदक जीता, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है इसका कांस्य पदक। आप इनको स्क्रीन में देख सकते हैं, ये हैं आपके गुरु राजा पुजारी, ठीक है। और इन्होंने जीता वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भारोत्तोलक हैं ये, इन्होंने कांस्य पदक जीता। इनके बारे में जान लेते हैं। गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता। पुजारी ने 269 किलोग्राम स्नैच में 118 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 151 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर भारत के लिए खेलों का दूसरा पदक इन्होंने सुनिश्चित किया था। इससे पहले वे 2018 में गोल्ड कोस्ट गेम्स में रजत पदक जीता, इन्होंने रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक जेरमी लाल विनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण पदक। आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके जेरमी लाल विनुंगा, ठीक है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, भारतीय भारोत्तोलक जेरमी लाल विनुंगा ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में कुल 160 किलोग्राम भार उठाया और कुल 300 किलोग्राम का भार उठाया था इन्होंने, ठीक है। स्क्रीन में देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन बना देता है, खिलाड़ी का नाम देता है और पूछता है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है। इसलिए इनको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के युवा वेट लिफ्टर अचिंत सुली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता? नाम है इनका अचिंत सुली और ये युवा वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने जीता दोस्तों स्वर्ण पदक। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। सुली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में कुल 313 किलोग्राम के नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम भार उठाकर मलेशिया के एरी हिदायत मोहम्मद को पीछे छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने 71 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? हरजिंदर कौर, ध्यान से देखिए, ये रही स्क्रीन पर हरजिंदर कौर और इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये महिला भारोत्तोलक हैं भारत की, ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए, इन्होंने दोस्तों 71 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर देश को पदक दिलाया है। हरजिंदर ने साल 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी से वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की थी। उनके पिता पंजाब में एक किसान के रूप में काम करते हैं। उन्हें अगस्त 2021 में भारतीय राष्ट्रीय शिविर पटियाला में शामिल किया गया था। उन्होंने 2021 राष्ट्रमंडल सीनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। किसने? हरजिंदर कौर ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जूडो में सुशीला देवी लिकामबाम ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, नाम याद रखिएगा। अब देखिए इनका स्क्रीन पे जरा चेहरा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। इन्होंने जीता है रजत पदक। एग्जाम में केवल आपसे नाम दे देगा, जैसे कि रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम हुए, एसएससी के एग्जाम हुए, केवल नाम देगा एग्जामिनर यदि कि सुशीला देवी लिकामबामा ये किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये जूडो खेलती हैं, ठीक है। तो इन्होंने रजत पदक जीता है। और डिटेल देख लेते हैं। भारतीय जूडोका सुशीला देवी लिकामबाम ने बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो में 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक जीता है। वह 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। सुशीला ने 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीता था। सुशीला जूडो में टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली इकलौती खिलाड़ी थी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सुशीला का जन्म 1 फरवरी 1995 को हुआ था और वे मणिपुर की मूल निवासी हैं। यहाँ से आपको देखिए ओलंपिक से भी जुड़ा हुआ इनसे एक तथ्य मिला है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जूडो में विजय कुमार यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो विजय कुमार यादव ने जीता कांस्य पदक। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है विजय कुमार यादव और ये किस जूडो खेलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कांस्य पदक इन्होंने जीता।
भारत के विजय कुमार यादव ने बंकिंगम कॉमनवेल्थ में 2022 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। विजय ने 2018 में हांगकांग में एशियाई ओपन में कांस्य पदक का दावा किया। उन्होंने 2019 में वॉल्सॉल और 2018 में जयपुर में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जीती थी और 2019 में लक्ष्मण राज्य पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, लक्ष्मण राज्य पुरस्कार भी इनको मिला। कैडेट के रूप में उन्होंने एशियाई कैडेट चैंपियनशिप में पदक जीते हैं और सीनियर के रूप में वे 2017 में 5वें स्थान पर थे। उन्होंने 2019 में हांगकांग में एशियाई ओपन में कांस्य पदक पर भी कब्जा किया है। क्या नाम है इनका? विजय कुमार यादव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, विकास ठाकुर ने रजत पदक अपने नाम किया। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है विकास ठाकुर और इन्होंने रजत पदक जीता यानी कि सिल्वर। डिटेल देख लेते हैं इनके लिए। भारत के विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीत लिया और वे पुरुषों के 96 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरे स्थान पर रहे। विकास ठाकुर भारतीय वायुसेना में वारंट ऑफिसर के पद पर सेवारत हैं। वह हमीरपुर जिले के टोड़ी देवी तहसील गांव पटनौड़ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय टीम ने लॉन बाउल में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, चर्चा में रहा ये। ठीक है, ये गेम चर्चा में रहा है और इसमें हमारी भारतीय महिलाओं ने कमाल करके दिखाया और उन्होंने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इनके नाम भी बताऊंगा आपको लाइन से। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्वर्ण पदक जीता है भारतीय टीम ने लॉन बाउल में। देखिए, भारतीय लॉन बॉल टीम ने बंकिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इनके नाम देखिए, सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहे हैं लवली चौबे, दूसरे में है पिंकी, नैन मोनी सेकिया और रूपा रानी टिर्की की चौकड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 17-10 से हराया। प्रतियोगिताओं की महिला 4 स्पर्धा में भारत पहली बार उतरा था। ठीक है, भारत पहली बार उतरा था इस गेम में। और ये कुछ दोस्तों इस प्रकार का गेम है, एक छोटा सा एक गेंद होता है बॉल, जिस प्रकार हम बचपन में कंचे खेला करते हैं उस प्रकार से इसको ज़मीन पर सरकाते हैं, यानी कि फैलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पोलो खेलते हैं, इस प्रकार से ये गेम है। ठीक है, और आप इस गेम को और अच्छे से देख सकते हैं। एक बार इस इवेंट को देख लीजिएगा जाकर, तो आपको समझ में आ जाएगा लॉन बॉल क्या है। और भारत इस प्रतियोगिता में पहली बार उतरा और वहाँ उसने स्वर्ण पदक जीता, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में टेबल टेनिस में पुरुषों की बात कर रहा है, भारत के पैडलर्स ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, टेबल टेनिस टीम ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम में 11वें मेडल के रूप में मेडल दिलाया और पुरुषों की टीम ने फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा? गोल्ड मेडल जीता। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? वेट लिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने, तो इन्होंने जीता कांस्य पदक। आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है लवप्रीत सिंह। इन्होंने कांस्य पदक जीता वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इनके लिए। लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भारोत्तोलक में राष्ट्रमंडल खेलों में क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता। पंजाब के अमृतसर से आने वाले लवप्रीत ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि वह कॉमनवेल्थ जूनियर चैंपियन भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय भारोत्तोलक गुरदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो गुरदीप सिंह ने जीता दोस्तों कांस्य पदक। ठीक है, स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है गुरदीप सिंह। ये भारतीय भारोत्तोलक हैं और उन्होंने कांस्य पदक जीता। गुरदीप सिंह का जन्म पंजाब के पुनियान शहर में वर्ष 1995 में हुआ था, याद रखिएगा। गुरदीप सिंह पुरुष भारतीय भारोत्तोलक टीम के उभरते हुए सितारे हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तुलिका मान ने जूडो में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सही आंसर हो जाएगा रजत पदक, यानी कि सिल्वर। ये है तुलिका मान, स्क्रीन में देख सकते हैं आप तुलिका मान को। रजत पदक जीता इन्होंने जूडो में। तुलिका मान ने जूडो इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। तुलिका 2019 से अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के विश्व टूर में हिस्सा ले रही थी। उन्होंने ताइपे में एशियाई ओपन में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इससे पहले 2018 में उन्होंने जयपुर में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप भी जीती थी।
देख लीजिए इनको अच्छे से। तुलिका मान क्या खेलती हैं? ये जूडो खेलती हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता? तो तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में जीता कांस्य पदक। ये हैं आपके तेजस्विनी शंकर, आप देख सकते हैं इनको, कांस्य पदक जीता इन्होंने हाई जंप में। डिटेल देख लेते हैं। भारत के हाई जंपर तेजस्विनी शंकर ने बंकिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के पदक में खाता खोला। तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक के रूप में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला पदक जीता। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी ये यहाँ से। इतना ही नहीं, तेजस्वी किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट भी बने थे। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में भारत का पहला एकल पदक जीता। ये कौन सा पदक था? ठीक है, तो दोस्तों ये था कांस्य पदक। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में भारत का पहला एकल पदक जीता। ये कौन सा पदक था? तो ये था कांस्य पदक। ये हैं सौरभ घोषाल। डिटेल देख लेते हैं। इस जीत के साथ ही घोषाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश के एकल स्पर्धा में भारत को पहला पदक दिला दिया था। घोषाल का हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों में यह दूसरा पदक है, लेकिन इससे पहले उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में दीपिका पल्लिकल के साथ मिलकर मिश्रित युगल का रजत पदक जीता था। सौरभ घोषाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्वैश में भारत के सुपरस्टार कहलाते हैं ये, और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम में लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता दोस्तों रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। इनको देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। श्रीशंकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मूल रूप से केरल के रहने वाले मुरली श्रीशंकर का जन्म 27 मार्च 1999 को पलक्कड़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। ये है सुधीर। ठीक है, इन्होंने जीता स्वर्ण पदक पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में। देखिए डिटेल क्या कह रही है। सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम में बजरंग पूनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? देखिए इनके नाम, खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं जिनके नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके पदक सबसे ज़्यादा क्या उन्होंने इस नए इवेंट में क्या जीता। तो देखिए बजरंग पूनिया कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती स्पर्धा में इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक। ये हैं बजरंग पूनिया, आप देख सकते हैं इनको। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने कनाडा के पहलवान लाचलन मैकनल को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। याद रखिएगा, इनका जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के खुदान गांव में हुआ था। कहां पर? खुदान गांव में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो देखिए साक्षी मलिक ये भी खिलाड़ियों में एक बड़ा नाम है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये है साक्षी मलिक। ठीक है, महिला कुश्ती पहलवान है ये, इन्होंने साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। स्टार भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने 2022 बंकिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। साक्षी मलिक एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं। मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव में सुखबीर के घर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में दीपक पूनिया, ठीक है, वो बजरंग पूनिया थे, ये हैं दीपक पूनिया। दीपक पूनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो देखिए दीपक पूनिया ने जीता दोस्तों स्वर्ण पदक। ये हैं दीपक पूनिया और इन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। दीपक पूनिया ने भारत को बंकिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया। दीपक पूनिया का जन्म हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजत पदक। ये है अंशु मलिक, देख सकते हैं आप इनको, अंशु मलिक।
भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने कौन सा पदक जीता। दिव्या काकरान ने जीता दोस्तों कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक देख सकते हैं, इनका नाम है दिव्या काकरान और इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। डिटेल देख लेते हैं इनके लिए। भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। दिव्या काकरान भारत की एक फ्री स्टाइल पहलवान हैं। दिव्या ने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल समेत 60 मेडल जीते हैं अब तक और 8 बार भारत के केसरी का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, इनका नाम क्या है, दिव्या काकरान, इंपॉर्टेंट है नाम। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुष फ्री स्टाइल पहलवान मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता। तो मोहित ग्रेवाल इन्होंने जीता दोस्तों कांस्य पदक। आप इनको देख सकते हैं स्क्रीन पर, मोहित ग्रेवाल ये रहे। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता। दोस्तों निकहत जरीन समापन समारोह में ये भारत की ध्वजवाहक थी। ठीक है, और इन्होंने जीता दोस्तों स्वर्ण पदक। देख सकते हैं स्क्रीन में आप इनको, इन्होंने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। निकहत जरीन ने बंकिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में स्वर्ण पदक जीता। निकहत जरीन का जन्म 14 जून 1996 को आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में हुआ था। ठीक है, जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, जो चर्चा में रहे, मैं उनकी स्टेट भी आपको बताता जा रहा हूँ साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बॉक्सिंग में नीतू ने कौन सा पदक जीता। देखिए पूरा नाम मैं आपको इनका बताता हूँ। नीतू ने कौन सा पदक जीता, तो सही आंसर है स्वर्ण पदक। ये है दोस्तों नीतू, इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। महिला मुक्केबाज हैं ये, मक्के नहीं मुक्केबाज, गलत टाइपिंग है। महिला मुक्केबाज नीतू घनघास ने बंकिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, पीवी सिंधु। लास्ट डे था तभी ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में बना है दोस्तों। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। पीवी सिंधु ने फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को सीधे गेम में हराकर राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में क्रिकेट, महिलाओं की बात कर रहा है, महिला क्रिकेट T20 है, भारत ने कौन सा पदक जीता है यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा रजत पदक। ठीक है, रजत पदक। यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच जीता क्रिकेट का T20 का और इंडिया उस फाइनल में हारा, इसलिए इंडिया को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता। तो विनेशा फोगाट, मैंने आपसे कहा ना कुछ नाम ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और जिन पर सबकी नज़र रखती है कि ये भारत का मान बढ़ाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे और गोल्ड मेडल यहाँ से इनको मिल सकता है। तो देखिए इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। देखिए विनेशा फोगाट, स्क्रीन पर इनको अच्छे से देख लीजिए, भारतीय महिला फ्री स्टाइल कुश्ती पहलवान हैं ये। डिटेल देख लेते हैं। भारत की विनेशा फोगाट ने 6 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। और देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह लगातार तीसरी बार है कि जब फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावीना पटेल ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है। सही आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक। स्क्रीन में देख सकते हैं आप इन्हें। ठीक है, इनका नाम है भावीना पटेल और इन्होंने पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों में की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है किदाम्बी श्रीकांत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की बैडमिंटन एकल में कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांस्य पदक। स्क्रीन में देख सकते हैं ये रहे आपके किदाम्बी श्रीकांत और इन्होंने कांस्य पदक जीता है पुरुषों की बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है सागर अहलावत ने मुक्केबाजी में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता। तो सागर अहलावत इन्होंने जीता रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। सागर अहलावत देख सकते हैं भारतीय मुक्केबाज हैं ये।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सही आंसर है एल्डोस पॉल। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये हैं एल्डोस पॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी? सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी? तो ये बनी अनाहत सिंह। ठीक है, ये है अनाहत सिंह, देख सकते हैं आप इनको। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी अनाहत सिंह। डिटेल देख लेते हैं। 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह बंकिंगम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बनी। वह दिल्ली की रहने वाली हैं और अभी कक्षा 9 यानी कि क्लास 9 में पढ़ रही हैं। 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। देखिए दोस्तों, अब तक हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खिलाड़ियों से बन सकते थे उसे ऑब्जेक्टिव MCQ फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पर कवर किया है। और आप इस वीडियो को यदि एग्जाम से पहले 1-2 बार और देखेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन, ये गारंटी है, क्योंकि अधिकतर सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। शुरुआत में एक ही क्वेश्चन में हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डिटेल में डाले, जिससे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना बने, कम से कम क्वेश्चन बने और आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाएं। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ खिलाड़ी अगर रह जाते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं कि किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने सिल्वर और किसने ब्रॉन्ज। इन सब की डिटेल भी हम एक लिस्ट में एक बार कवर कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गोल्ड मेडल विजेताओं की। तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, फिर जेरेमी लाल रीनुंगा वेट लिफ्टिंग में, ये हम सब अभी क्वेश्चन में कवर किए थे। अचिंत सेउली वेट लिफ्टिंग में, भारतीय महिला टीम लॉन बॉल्स में, ये सभी स्वर्ण पदक विजेता हैं। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में, इसके बाद बजरंग पूनिया कुश्ती में, दीपक पूनिया कुश्ती में, साक्षी मलिक कुश्ती में, रवि दहिया कुश्ती में, विनेशा फोगाट कुश्ती में और नवीन सिहाग कुश्ती में, ये सभी गोल्ड मेडल विजेता रहे। नेक्स्ट, भावीना पटेल पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में, नीतू घनघस मुक्केबाजी में, अमित पंगाल मुक्केबाजी में, निकहत जरीन मुक्केबाजी में, शरत कमल और श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में और एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में, ये सभी गोल्ड मेडल विजेता हैं। और भी हैं एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप एथलेटिक्स, PV सिंधु बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, अजंता शरत कमल टेबल टेनिस में, चिराग शेट्टी और सात्विक साई राजेकरेंकी रेड्डी बैडमिंटन में, ये सभी गोल्ड मेडल विजेता रहे। बात कर लेते हैं एक बार सिल्वर मेडल के विजेताओं को देख लेते हैं। संकेत सागर, जिन्होंने पहला मेडल जीता था इस प्रतियोगिता का भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में, बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग में, सुशीला देवी जूडो में, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में, भारतीय बैडमिंटन मिक्स टीम और तुलिका माने जूडो में, ये सभी सिल्वर मेडल के विजेता रहे। सिल्वर मेडल में और भी नाम हैं, मुरली श्री शंकर लंबी कूंद में, अंशु मलिक कुश्ती में, अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज एथलेटिक में, प्रियंका गोस्वामी पैदल वॉक एथलेटिक में, पुरुषों की टीम लॉन बॉल इसने सिल्वर मेडल जीता, सागर अहलावत मुक्केबाजी में, ये सभी नाम सिल्वर मेडल विजेताओं के हैं। सिल्वर मेडल के और भी नाम हैं, शरत कमल और जी साथियान टेबल टेनिस में, महिला क्रिकेट टीम T20 की बात कर रहे हैं, भारतीय महिला टीम, अब्दुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंप एथलेटिक में, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ये सभी सिल्वर मेडल विजेता रहे। बात कर लेंगे अब हम लास्ट ब्रॉन्ज मेडल की। गुरुराज पुजारी वेट लिफ्टिंग में, विजय कुमार यादव जूडो में, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में, लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग में, सौरभ घोषाल स्क्वैश में, गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग में, तेजस्विनी शंकर एथलेटिक पुरुष हाई जंप, ये सभी ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे। और भी नाम हैं, दिव्या काकरन कुश्ती में, मोहित ग्रेवाल कुश्ती में, जैस्मिन लंबोरिया मुक्केबाजी में, पूजा गहलोत कुश्ती में, पूजा सिहाग कुश्ती में, मोहम्मद हसमुद्दीन मुक्केबाजी में, दीपक नेहरा कुश्ती में, ये सभी ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे। और भी नाम हैं, सोनल वेन पटेल पैरा टेबल टेनिस में, रोहित टोकस मुक्केबाजी में, महिला हॉकी टीम, संदीप कुमार 10,000 मीटर रेस वॉक एथलेटिक्स में, अन्नू रानी भाला फेंक एथलेटिक में,
किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन में, त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन में, ये सभी नाम रहे ब्रॉन्ज मेडल में। 2 नाम और बचते हैं, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल स्क्वैश में, जी साथियान टेबल टेनिस में, ये सभी रहे दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल के विजेता। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में की गई है। कहां पर? नई दिल्ली में। इस साल फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों को नामांकन मिला है। ये पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए हैं। बात कर लेते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट फैक्ट की। देखिए, इस साल के फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व फिल्म निर्माता विपुल शाह ने किया है। किसने किया है? विपुल शाह ने। पुरस्कारों की घोषणा जूरी सदस्य धर्म गुलाटी ने की। किसने? धर्म गुलाटी, जो कि जूरी सदस्य थे, इन्होंने पुरस्कारों की घोषणा की है और जूरी का नेतृत्व किया है फिल्म निर्माता विपुल शाह ने। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। अब यहां से हम देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है, इंपॉर्टेंट है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी, अजय देवगन और सूर्या। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहां से हम। देखिए, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, सूरा राई पोट्रू के एक्टर सूर्या और अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ये मिला है दोस्तों अपर्णा बाला मुरली को। किसको? अपर्णा बाला मुरली को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन है अपर्णा बाला मुरली? इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अपर्णा बाला मुरली आप इन्हें देख सकते हैं, ये है, और इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तमिल फिल्म सूर राई पोट्रू की अभिनेत्री हैं ये अपर्णा बाला मुरली, इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, क्वेश्चन बना है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका सूर राई पोट्रू। ठीक है, सूर राई पोट्रू। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है इसको हम देख लेते हैं एक बार। फिल्म सूर राई पोट्रू को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम, यानी कि इस फिल्म का नाम हिंदी अर्थ है बहादुर की प्रशंसा। एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन GR गोपीनाथ के जीवन पर आधारित सूर राई पोट्रू को देश विदेश में काफी सराहना हासिल हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजू मेनन। ठीक है, बीजू मेनन देख सकते हैं आप, ये हैं बीजू मेनन, और इन्हीं को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये फिल्म कौन सी है, किस फिल्म के लिए? तो देखिए, यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखा है मैंने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बीजू मेनन को AK अयप्पन कोसियम के लिए ये पुरस्कार मिला है, यानी कि इनकी ये फिल्म है। नेक्स्ट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री
का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। ऑप्शन सी, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। आप इन्हें देख सकते हैं, ये हैं लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। और इनके बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से इनको नवाजा गया है लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। और ये कौन सी फिल्म थी इनकी, किस फिल्म के लिए? शिव रंजम नियम इन्नमे सिले पेंगलम के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, मरणोपरांत ये पुरस्कार इन्हें मिला है। इनका नाम है सच्चिदानंदन KR, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सच्चिदानंदन KR को। देख सकते हैं आप इनको, ये हैं सच्चिदानंदन KR। देखिए, मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर और राइटर सच्चिदानंद KR को मरणोपरांत बेस्ट डायरेक्टर का 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश को। किसे किया गया है? मध्य प्रदेश को। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। इसके अलावा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म इन होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म इन होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट कोरियोग्राफर, यानी कि देखिए ये दिया जाता है जो व्यक्ति फिल्मों में नृत्य सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, उन्हें दिया जाता है बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड। तो कोरियोग्राफर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है संध्या राजू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संध्या राजू। एक बार दिखाता हूँ कौन है संध्या राजू। देखिए, आप देख सकते हैं संध्या राजू को, इन्हीं को बेस्ट कोरियोग्राफ अवार्ड दिया गया है। और इनकी कौन सी फिल्म के लिए अवार्ड मिला? तो इन्हें ये नाट्यम फिल्म है, नाट्यम, और ये फिल्म है तेलुगु। इसी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट कोरियोग्राफ का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट लिरिक्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, संगीतों को जो व्यक्ति लिखता है उसे कहा जाता है बेस्ट लिरिक्स। ठीक है, तो बेस्ट लिरिक्स से सम्मानित किए गए हैं मनोज मुंतसिरी। ठीक है, मनोज मुंतसिर है, सॉरी। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हैं। और किस फिल्म के गाने के लिए किया गया है? तो साइना एक फिल्म है, हिंदी फिल्म। मनोज मुंतसिर को इसी फिल्म के लिए बेस्ट लिरिक्स से सम्मानित किया गया है। चलिए, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, बंगाली फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई अभिजात्रिका। ठीक है, अभिजात्रिका इस फिल्म का नाम है, आप देख सकते हैं, अभिजात्रिका, जो कि सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई है। नेक्स्ट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है तुलसीदास जूनियर को। ठीक है, तुलसीदास जूनियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया इस फिल्म को। अगला है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? कन्नड़ फिल्म, तो कन्नड़ फिल्म रही है दोस्तों डोलू। ठीक है, कौन सी फिल्म है? डोलू। बेस्ट कन्नड़ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म डोलू को। अगला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मराठी फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई है गोष्टा एका पैठानाची। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, गोष्टा एका पैठानाची। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो देखिए, तमिल फिल्म सम्मान से सम्मानित किया गया है शिवरंजनियम इन्नुम सिल्ला पेंगुलू मठ।
ठीक है, ये है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म। नाम थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ठीक है, तेलुगु फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई फिल्म है, इसका नाम है कलर फोटो। ठीक है, कलर फोटो, जो कि सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। नेक्स्ट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ आसामी फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसामी फिल्म अवार्ड मिला ब्रिज को। ऑप्शन ए ब्रिज, ये मूवी का नाम है दोस्तों ब्रिज, और इसी फिल्म को, ब्रिज को ही सर्वश्रेष्ठ आसामी फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए, मलयालम फिल्म है आपकी ये, इसका नाम है थिंकड़ा युवा निश्चयम। ठीक है, जिसे सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा लक्ष्मी को, ऑप्शन डी, दादा लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? दादा लक्ष्मी को। क्वेश्चन नंबर 20 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो देखिए, तुलु फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई है, ऑप्शन ए में है फिल्म ये, इसका नाम है जीतेंगे। ठीक है, जीतेंगे, और इसी फिल्म को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, याद रखिएगा, उड़ीसा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। 2022 का भारतीय राष्ट्रीय चुनाव 18 जुलाई 2022 को ये संपन्न हुआ था। अब देखिए, यहाँ से आपको याद रखना है कि उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं और आदिवासी परिवार से आती हैं। ठीक है, और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो आपको यहाँ से 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा राज्य से संबंध रखती हैं, आदिवासी परिवार से आती हैं, और 15वीं ये राष्ट्रपति चुनी गई हैं भारत की। इसी से रिलेटेड अब यदि आपको ये फैक्ट याद हो गए हैं तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, तो आप एग्जाम में उसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुर्मू जी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, और साथ ही साथ याद रखना, वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। कब? 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, और प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। तो पहली कौन है? प्रतिभा पाटिल, और दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 64 वर्षीय द्रौपदी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि उड़ीसा राज्य से ये बिलोंग करती हैं। तो देखिए, 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संथाल जाति के एक परिवार में हुआ था। इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से मयूरभंज जिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जाति कौन सी है? संथाल जाति है इनकी, आदिवासी जाति। आगे बढ़ते हैं, संथाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, संथाल जाति गोंड और भीलों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। उनकी आबादी ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वितरित की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संथाल, गोंड और भीलों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है, और उनकी आबादी ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में वितरित की जाती है। मुर्मू अनुसूचित जनजाति से संबंधित दूसरे व्यक्ति हैं ये, ठीक है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। देखिए, जितने भी मैं आपको यहाँ फैक्ट बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं यदि आपको फैक्ट याद है सारे। ठीक है, तो मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति से संबंधित दूसरी व्यक्ति हैं
जिन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामित किया गया है। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है, इनके बारे में देखते हैं। देखिए मुर्मू जी 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है 2015 से 2021 तक। देखिए भाजपा के एक सदस्य के रूप में, भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है कि सदस्य के रूप में वे 2 बार, कितनी बार, 2 बार सन 2000 और 2009 में रायरंगपुर सीट से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और 2 बार ये विधानसभा के लिए चुनी गई और इनकी सीट कौन सी है, रायरंगपुर से। ठीक है, सन 2000 में, उसके बाद 2009 में। अब यहां से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अब आप क्वेश्चन पढ़िए और आप इसका आंसर खुद लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने यही फैक्ट देखा था। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं, तो द्रौपदी मुर्मू ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। ठीक है, संथाल जनजाति से। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है, अभी हमने पढ़ा था कि ये भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनी गई विधानसभा के लिए। ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं ये। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था, तो इनकी डेट याद रखिएगा 20 जून 1958, यानी कि 20 जून 1958 में मुर्मू जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ, हमने पढ़ा था ये उड़ीसा से संबंध रखती हैं और मयूरभंज जिला, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको बताए थे। और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ, मयूरभंज जिला, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो 2015 में ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी, 9वें नंबर की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी, तो ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, और झारखंड में यदि राज्यपाल का क्रम देखते हैं तो 9वां क्रम था इनका 2015 में। चलिए प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी, इसे भी हमने डिस्कस किया था वहां पर। तो द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको उड़ीसा विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट बनते हैं, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया, और याद रखिएगा 2 शहरों के नाम, अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन, ये ठीक है, यूजीन और ओरेगोन में इनका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का कौन सा संस्करण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का कौन सा संस्करण था, तो ये रहा 18वां संस्करण। ठीक है, कौन सा, 18वां संस्करण था ये। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका की यूजीन और ओरेगोन में हुआ है। यह चैंपियनशिप का 18वां संस्करण था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो देखिए आंसर लगाइए इसका, फिर मैं आपको बताता हूं। तो 2022 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा अमेरिका। कौन रहा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो देखिए अमेरिका पहले स्थान पर रहा, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल पदक जीते अमेरिका ने 33, यानी कि 33। कितने जीते, 30।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि गोल्ड मेडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, टोटल कितने जीते 33, और जिसमें स्वर्ण पदक कितने हैं, तो स्वर्ण पदक की संख्या है 13। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत की बात कर रहा है, भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रहा है 33वें नंबर पर, यानी कि 33। ठीक है, 33। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भारत पदक तालिका में 33वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भारत ने एकमात्र कौन सा पदक जीता। भारत ने एक पदक जीता, लेकिन वो कौन सा पदक है, स्वर्ण, रजत या फिर कांस्य। तो आंसर हो जाएगा आपका रजत पदक। ठीक है, भारत ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 8 है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। ठीक है, रजत यानी कि सिल्वर मेडल। तो याद रखिएगा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीत का इतिहास रचा। नीरज ने पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले समय के लिए आपके। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसे चुना है। ठीक है, मेजबानी के लिए किसे चुना है, तो मेजबानी के लिए चुना गया है टोक्यो जापान को। ठीक है, टोक्यो जापान को। अब यहां से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें एक बार देख लीजिए। विश्व एथलेटिक परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए टोक्यो जापान को चुना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक परिषद की बैठक में परिषद ने यह भी घोषणा की कि 2024 विश्व एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप क्रोएशिया के मेडुलिन और पूला में आयोजित की जाएगी, और 2026 की विश्व एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के तलहासी में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कौन सा देश विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में दूसरे स्थान पर रहा। तो देखिए, पहला स्थान अमेरिका का है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनाया है कि दूसरे स्थान पर कौन रहा है। तो याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है इथियोपिया। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, इथियोपिया। 4 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य पदक लेकर इथियोपिया दूसरे स्थान पर है, और 2 स्वर्ण 7 रजत और 1 कांस्य पदक लेकर जमैका तीसरे स्थान पर रहा है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और इनका क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इनका 15वां क्रम है, और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। सेकंड नंबर, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोनों ही नई नियुक्तियां हैं दोस्तों 2022 की। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, 14वें नंबर के हैं, और इनसे पहले कौन थे, यानी कि इन्होंने किनका पदभार लिया है, श्री एम वेंकैया नायडू का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसकी डिटेल देख लीजिए। देखिए, न्यायमूर्ति NV रमना के बाद भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं। तो इनका नाम है दोस्तों उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित 49वें हैं क्रम में, और याद रखिए जस्टिस उदय उमेश ललित को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ललित जी 27 अगस्त को CGI का पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है वर्तमान समय में। तो राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ से आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। CAG का फुल फॉर्म यानी कैग का, तो ये होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि CGA। ठीक है, भारत के लेखा महानियंत्रक CGA हैं सोनाली सिंह। ठीक है, और CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंट। भारत के नए लोकपाल कौन हैं। भारत के नए लोकपाल हैं प्रदीप कुमार मोहंती। क्या नाम है इनका, प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो देखिए, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह।
राज्यसभा के भी देख लेते हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के नए महासचिव का नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है, पीसी मोदी भी आपको ऑप्शन में लिखा मिल सकता है। ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई वी रेड्डी। बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हमने देख लिया, उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। लोकसभा की में देख लेते हैं सत्ता पक्ष के नेता को। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये है आपके पीयूष गोयल जी, ठीक है। लोकसभा में मोदी जी और राज्यसभा में पीयूष गोयल जी। लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। देखिए, लोकसभा की याद कर लेना और राज्यसभा की भी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव का नाम है विनय मोहन पात्रा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, नाम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन डालना नहीं चाहिए था, लेकिन सबको पता है, फिर भी डाल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर इनका क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में हम प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। भारत में वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है मोदी जी। इनका क्रम याद रखिएगा, 15वां क्रम है, ठीक है। पीएम मोदी जी के नए सलाहकार कौन है? तो पीएम मोदी जी के नए सलाहकार हैं तरुण कपूर। क्या नाम है इनका? तरुण कपूर। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। राज्यसभा के नए सभापति कौन है? तो देखिए, ये होते कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस हिसाब से कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के नए सभापति, राज्यसभा के उपसभापति भी याद रखिएगा। राज्यसभा के उपसभापति हैं वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। रेलवे की परीक्षा चल रही है, इसलिए रेलवे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष का नाम है विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी। वर्तमान समय में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त, सुर्खियों में रहा भी ये, अधीर रंजन चौधरी, ये, ठीक है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। लोकसभा समिति के अध्यक्ष हैं ये अधीर रंजन चौधरी। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल कौन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है, 2022 में। तो ये हैं आपके के वेणुगोपाल, ठीक है। 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। देखिए, महान्यायवादी याद कर लिए तो सॉलिसिटर जनरल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल हैं आपके तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। वर्तमान समय में रक्षा मंत्री कौन है? पूछा जा सकता है क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है इस समय। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री आपको याद होंगे, ये हैं आपके निर्मला सीतारमण। यहाँ पर दोस्तों टॉप 100 में से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद हैं, 50 से 60 क्वेश्चन आपको याद होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद नहीं है, उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन, ठीक है, टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो ये है तरुण बजाज। क्या नाम है इनका? तरुण बजाज। भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। वर्तमान समय में भारत के नए खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री का नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। वर्तमान समय में नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो कानून मंत्री बने थे किरण रिजिजू, इससे पहले ये खेल मंत्री थे। भारत के कानून सचिव कौन है? देखिए, कानून मंत्री अलग हैं, सचिव अलग हैं। तो सचिव हैं अनूप कुमार मेंदिरत्ता। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा,
चुनाव आयुक्त से है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। 25 का क्रम है, याद रखना ये, ठीक है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो सूचना आयुक्त हैं यश वर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, YK सिन्हा, ठीक है, यश वर्धन कुमार सिन्हा। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश N पटेल। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव का नाम है अजय कुमार। क्या नाम है? अजय कुमार। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA के सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हैं अजीत डोभाल, ठीक है। NSA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम है विक्रम मिस्री, ठीक है, विक्रम मिस्री। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, ठीक है। 29 का क्रम है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत के थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। पूरा नाम याद रखिएगा, बग्गावली सोमशेखर राजू। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन बनेगा इसी से कि CRPF के महानिरीक्षक कौन है? तो महानिरीक्षक हैं PS रानी पसे। सीमा सुरक्षा बल BSF की बात करें तो BSF के महानिदेशक का नाम है पवन कुमार सिंह, ठीक है, पवन कुमार सिंह। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने? तो ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन है? तो ITBP के महानिदेशक का नाम है संजय अरोड़ा। क्या नाम है इनका? संजय अरोड़ा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के निदेशक कौन है? तो इनका नाम है सामंत कुमार गोयल, ठीक है, सामंत कुमार गोयल रॉ के निदेशक हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, ठीक है, CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है दिनकर गुप्ता, ठीक है, दिनकर गुप्ता जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है SS थाउसेन, ठीक है, SS थाउसेन SSB के महानिदेशक हैं। असम राइफल की बात करें, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्र नायर। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। NSG की बात कर लें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है MA गणपति, ठीक है, MA गणपति जी NSG के महानिदेशक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सीलवर्धन सिंह, ठीक है, सीलवर्धन सिंह जी CISF के महानिदेशक हैं। इंपॉर्टेंट है ये नाम। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अवीक सरकार, ठीक है, अवीक सरकार PTI के अध्यक्ष हैं। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है रजत दत्ता जी भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। CCI फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है मीनेश शाह, ठीक है, NDDB का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? मीनेश शाह। भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा। AAI का फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है एडले सुमीरवाला, ठीक है, AIF यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एडले सुमीरवाला।
भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलार्ट्रिस। ठीक है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? जियोफ एलार्ट्रिस। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म और मुख्यालय एग्जाम में पूछा जा रहा है, ग्रुप डी के एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये है पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? तो ये हैं अमित शाह जी के बेटे जय शाह। ठीक है, जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले लोकपाल कौन है? तो पहले लोकपाल हैं बीसीसीआई के डी के जैन। क्या नाम है इनका? डी के जैन। बीसीसीआई के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इस सीईओ का नाम है हेमांग आमीन। ठीक है, हेमांग आमीन। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अनिल खन्ना। अनिल खन्ना जी भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, और इसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में संजय कपूर। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो उनका नाम है ग्राम रीड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है विश्व बैंक के अध्यक्ष। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम रखिएगा डेविड मालपास। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस द्रायोजो। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव कौन है? इंपॉर्टेंट है, यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस एधानोम। ठीक है, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। ठीक है, और नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है एस किशोर। ठीक है, एस किशोर एसएससी के चेयरमैन है अभी वर्तमान में। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की बात कर रहे हैं यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। ठीक है, एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा जी। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिक्की के अध्यक्ष, उसका फुल फॉर्म। फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है फिक्की का। अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार पुरवार। बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड होता है, और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं पीडी बाघेला। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी है ये। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार मिश्रा। इंपॉर्टेंट है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। ठीक है, एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एमआर कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर है माधवी पुरी बुच। ठीक है, सेवी की बात कर रहे हैं हम। सेवी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट है, इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की बात कर रहा है ये, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है, सही आंसर है अजीत कुमार मोहंती। फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है इसका, बार्क का। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, सही आंसर है गुरदीप सिंह। ठीक है, एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का फुल फॉर्म है एनटीपीसी का, और वर्तमान चेयरमैन है गुरदीप सिंह। राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनका नाम है नृत्य गोपाल दास। ठीक है, नृत्य गोपाल दास। प्रेस सूचना ब्यूरो के निदेशक कौन है, इनकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं जयदीप भटनागर। इंपीरियल टोबैको कंपनी आईटीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईटीसी के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। इंपीरियल टोबैको कंपनी इसका फुल फॉर्म है आईटीसी का। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो एफसीआई के अध्यक्ष हैं डीबी प्रसाद। ठीक है, डीबी प्रसाद भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के निदेशक कौन है, उनका नाम है निधि छिब्बर। सीबीएसई का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। निदेशक कौन है, निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, देखिए हिंदी में लिखा है तो आप यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, बात हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, तो उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलैनी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, पीएम कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम याद रखिएगा मीरा मोहंती को पीएम कार्यालय में पीएमओ में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि एनएचबी के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष हैं शारदा कुमार होटा। एनएचबी का फुल फॉर्म नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर जयलाल। ठीक है, ये आईएमए के अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है प्रसन्न जोशी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी। ठीक है, कौन है अध्यक्ष वर्तमान में, प्रसन्न जोशी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो इनका नाम तो सबको याद है लेकिन क्रम याद रखिएगा, 25 विक्रम के हैं ये, शक्तिकांत दास। एग्जाम में ये पूछा भी गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के एमडी और सीईओ का नाम क्या है, तो इनका नाम है सुधा बालकृष्णन। ठीक है, सुधा बालकृष्णन भारतीय रिजर्व बैंक के एमडी और सीईओ हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन है, तो प्रसार भारती के नए सीईओ का नाम है मयंक कुमार। ठीक है, मयंक कुमार। भारत के केंद्रीय सचिव कौन है, तो भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है इनका, अजय कुमार भल्ला। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, सही आंसर है संजीव कुमार, इनकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं तपन कुमार डेका। ठीक है, क्या नाम इनका, तपन कुमार डेका। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ए बाला सुब्रमण्यम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 1, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इनका पिक्चर देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अब बात कर लेते हैं राजधानी की, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और एकनाथ शिंदे ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए याद रखिएगा बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार दोबारा से
बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव, ठीक है। और दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जनता दल पार्टी से। राज्यपाल की बात करें तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कर्नाटक देख लेते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने थे बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए बसवराज बोम्मई। राज्यपाल की बात कर लें तो थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है इनका? भूपेंद्र पटेल। राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए भूपेंद्र पटेल, और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल याद रखिएगा गुजरात के वर्तमान राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। अब याद रखिएगा उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन है देहरादून और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। मुख्यमंत्री हो गए पुष्कर सिंह धामी, देख सकते हैं स्क्रीन पर आप इनको। और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, ठीक है। राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के वर्तमान में? गुरमीत सिंह। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने भगवंत मान, ठीक है, भगवंत मान। याद रखिएगा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और ये देखिए गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग गलत है, ये है आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और राज्यपाल पंजाब के वर्तमान में कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा बनवारी लाल पुरोहित को चंडीगढ़ यूटी के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके बाद आते हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने मणिक साहा, ठीक है, मणिक साहा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा, बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये। और बात करें यदि राज्यपाल की, त्रिपुरा के राज्यपाल हैं वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ठीक है। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दी हेमंत सोरेन। स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है वर्तमान में झारखंड के? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है मुथुबेल करुणानिधि स्टालिन, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हो गए M.K. स्टालिन, और ये DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल की बात कर ले तो उनका नाम है R.N. रवि। क्या नाम है? R.N. रवि। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती, ठीक है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हो गए, और ये युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। राज्यपाल का नाम याद रखिएगा ला गणेशन। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, ला गणेशन को, ठीक है, ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं वर्तमान समय में। कहाँ के? मणिपुर के, ध्यान रखिएगा, कहाँ के? मणिपुर के। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। साथ ही साथ याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन धर्मशाला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर, और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री आप स्क्रीन पर इनको देख सकते हैं। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके नाम हम थोड़ा याद होने में हमें दिक्कत होती है स्टूडेंट को, ठीक है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं, इनका नाम है जोराम थंगा, ठीक है, जोराम थंगा।
मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हो गए जोरामथंगा। और ये मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी? मिजो नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से। मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है हरि बाबू कम्भमपति। ठीक है, हरि बाबू कम्भमपति। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हो गए नेफ्यू रियो। और ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, जगदीश मुखी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। स्क्रीन पर आप इन्हें देख सकते हैं, पेमा खांडू हैं ये। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हो गए पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी है दिसपुर, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये। और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक है, कौन है राज्यपाल? जगदीश मुखी। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगू भाई जगन भाई पटेल। ठीक है, राज्यपाल कौन है? मंगू भाई जगन भाई पटेल। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। क्या नाम है इनका? पिनरई विजयन। केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और मुख्यमंत्री हो गए पिनरई विजयन। ठीक है, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल हैं यहाँ पर वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भूपेश बघेल इनका नाम है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो गए और राज्यपाल है वर्तमान समय में अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। स्क्रीन पर आप इन्हें देख सकते हैं, ये है प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हो गए प्रमोद सावंत, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा ये। राज्यपाल हैं PS श्रीधन पिल्लई। ठीक है, PS श्रीधन पिल्लई। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन है, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा ये। राज्यपाल वर्तमान कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। आगे बढ़ते हैं। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा। ठीक है, कॉनराड संगमा मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये। राजधानी की बात करें तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत। राजधानी की बात करें तो जयपुर है राजस्थान की राजधानी, मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत। और अभी तक देखिए कांग्रेस पार्टी का नाम एक ही बार आया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन में बना देगा कि किस राज्य में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के हैं ये। और राज्यपाल यहाँ पर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो स्क्रीन पर आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए, आप चेहरा यदि याद कर लेंगे तो आपको नाम अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका नाम है नवीन पटनायक। भुवनेश्वर राजधानी है दोस्तों उड़ीसा की और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे? बीजू जनता दल पार्टी से। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। क्या नाम है राज्यपाल का? गणेशी लाल। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है?
तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन है तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की मुख्यमंत्री हो गए के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल वर्तमान में है यहाँ पर तमिली साई सुंदर राजन। ठीक है, टी सुंदर राजन भी आपको एक ऑप्शन में मिल सकता है एग्जाम में। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान समय में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, मुख्यमंत्री हो गए प्रेम सिंह तमांग। और ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। और सिक्किम के राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है गंगा प्रसाद। ठीक है, गंगा प्रसाद। देखिए दोस्तों अभी तक हमने 28 राज्य देख ली, अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, जहाँ पर यूटी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल होते हैं, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में अरविंद केजरीवाल। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है केजरीवाल। राजधानी हो गई दिल्ली की नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर नए उपराज्यपाल अभी बने हैं। ठीक है, उपराज्यपाल नए बने हैं विनय कुमार सक्सेना। ये एग्जाम में आ सकता है, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री के ये भी केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। ठीक है, स्क्रीन पर देख सकते हैं एन रंगास्वामी। पुडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी, मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। अब देखिए उपराज्यपाल कौन है यहाँ पर? उपराज्यपाल हैं तमिली साई सुंदर राजन। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तमिली साई सुंदर राजन तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल हैं एवं इनको पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है डी के जोशी यानी कि देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, अंडमान निकोबार के राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। मुख्यमंत्री यहाँ नहीं होते, यहाँ पर प्रशासन यानी कि शासन कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, उपराज्यपाल संभालता है यहाँ पर। उपराज्यपाल हो गए डी के जोशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, मनोज सिन्हा। राजधानी की बात करें, दो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन है जम्मू और शीतकालीन है श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल हो गए मनोज सिन्हा। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की राजधानी याद रखिएगा लेह है, मुख्यमंत्री नहीं होते यहाँ पर। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लद्दाख के ये पहले उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? यहाँ पर प्रशासक होते हैं, तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। चंडीगढ़ की राजधानी ये यूटी है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। प्रशासक हुआ है बनवारी लाल पुरोहित, इन्हें अतिरिक्त प्रभार है ये। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं, हमने इससे पहले देखा था। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल हैं ये। दादर व नागर हवेली और दमन व द्वीप के प्रशासक कौन हैं? तो इनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, दादर व नागर हवेली व दमन द्वीप की राजधानी क्या है? दमन। लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार है ये। इससे पहले हमने देखा था, देखिए दादर नागर हवेली, और यहाँ पर इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ठीक है, राजधानी होगी लक्षद्वीप की कवाराती और प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अतिरिक्त प्रभार है इनके ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया है। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। याद रखिएगा, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए वित्तीय विवरण और कर प्रस्ताव पेश किए हैं।
अब हम एक एक करके दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वित्तीय विवरण की, और इसके बाद हम देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कर प्रस्ताव। ठीक है, ये सभी हम एक एक पॉइंट यहाँ पर फुल डिटेल के साथ अब देखने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसकी की हाईलाइट। तो देखिए, पहला पॉइंट है 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे, यानी कि 25,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाने की घोषणा यहां पर की गई है। अगला पॉइंट है 14 क्षेत्रों में 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता और 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त नए उत्पाद के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की यहां पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सॉरी इंपॉर्टेंट यहां पर बिंदु बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रोन को सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई में कोर्स शुरू किए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। पूंजीगत वस्तुओं के कारोबारियों के लिए यह फायदेमंद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, सरकार लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है और आगे बढ़ते हुए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ठीक है, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को स्थापित की जाने की यहां पर घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे विकसित होने की यहां पर बात कही गई है। साथ ही साथ देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना को भी यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट है, इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पीएमई विद्या के एक वर्ग में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर, देखिए 12 से बढ़ाकर 200, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा देने की यहां पर बात भी कही गई है। देखिए, सबसे ज्यादा रहता है आवास योजना के बारे में इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आवास योजना के बारे में भी यहां बतलाया गया है। देखिए 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा किए जाने की यहां पर घोषणा की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। साथ ही साथ इस पॉइंट को याद रखिएगा, 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए, युवाओं के लिए और रोजगार की बात भी यहां पर बताई गई है। देखिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेंटर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के एक साथ एबीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को प्रमोशन टास्क फोर्स का यहां पर गठन किए जाने की बात की गई है। ठीक है, इसके लिए एक प्रमोशन टास्क फोर्स को गठित किए जाने की बात यहां पर बताई गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्षा के लिए, डिफेंस की बात की गई है। रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से अधिक है। अगला पॉइंट है, 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है,
जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% है। चलिए अब हम बात करेंगे कर प्रस्ताव की। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए कर के छूट की पेशकश की गई थी को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। आगे बात करेंगे कर प्रस्ताव में। देखिए, पॉलिश किए गए हीरे रत्न पर सीमा शुल्क 5% की कटौती की यहां पर घोषणा की गई है। अगला है, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर में 15% की कटौती की जाएगी। और साथ ही साथ कुछ कृषि उत्पादों, रसायन, दवाओं आदि पर 350 से अधिक छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर प्रस्ताव में ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की है, जहां एक करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 साल के भीतर करों के भुगतान पर एक अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता है। और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा दोस्तों, यदि आपने टेलीविजन खोल के देखा हो तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण, लेन देन की बात कर रहा है। हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% टैक्स की यहां पर बात कही गई है। ठीक है, साथ ही लेन देन पर 1% का कर लगाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स यहां पर लगेगा। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कर प्रस्ताव की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, बियरेबल्स और हेयरवेल्स डिवाइस को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में छूट दी जा रही है। कैमरा मॉड्यूल आदि सहित मोबाइल फोन के पुर्जों के लिए शुल्क रियायत की यहां पर घोषणा की गई है। अब हम एक एक करके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए, पहला यहां पर पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या किया गया है। तो देखिए, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% निर्धारित किया गया है। अब देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपए देखा गया है। उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए देखी गई हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, वित्त वर्ष 2012 में संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% था, जबकि बजट अनुमानों में यह 6.8% था। चलिए बात कर लेते हैं रक्षा क्षेत्र की यानी कि डिफेंस की। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ यह पिछले वित्त वर्ष में 58% से अधिक है। भारतीय किसानों के लिए क्या है इस बजट में, तो देखिए, भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की यहां पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ दोस्तों, फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों, पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की यहां पर बात कही गई है। चलिए, भारतीय रेलवे के लिए क्या हुआ है यहां बजट में, तो देखिए, भारतीय रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम गति शक्ति ने विकास के 4 स्तंभों में से एक नई योजना बनाई है। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाने की यहां पर घोषणा की गई है। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधा वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित किए जाने की यहां पर घोषणा की गई। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की। तो देखिए, सीतारमण ने बजट 2022 में एक राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम आवास योजना। देखिए, 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में देखिए, एक पॉइंट यहां रह गया है।
2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा, यानी कि ये बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के टाइप, ठीक है। इसी प्रकार का अब आरबीआई भी अपनी खुद की करेंसी यहाँ पर जारी करने की बात कर रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा का परिचय एवं सार्वजनिक डिजिटल मुद्रा रखने के लिए सरकार की एक ठोस योजना निर्धारित करता है। शिक्षा के लिए देख लेते हैं, दोबारा से एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका। पीएम ई विद्या के एक वर्ग में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किए जाने की यहाँ पर बात कही गई है। इससे सभी राज्यों से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम आवास योजना को देखते हैं। 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं।